वेलकम टू अनदर वीडियो। ये है ब्लैक रोड का एपिसोड 51, 52 और 53 का रिव्यू। तो जानते हैं क्या हुआ ब्लैक रोड का एपिसोड 51, 52 और 53 में। तो अब तक ब्लैक रोड में देखा कि नहीं मिलता मिशन अंडर वाटर टेम्पल में जाकर उस मैजिक स्टोन को लाने का, जो अब परफेक्टली एग्जीक्यूट हो चुका है, जहाँ ये लोग वापस पहुंच चुके हैं अपने हाइड आउट पे। और हाइड आउट में सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो चुका है और इन्हें अभी याद आ रहा है कि गोल्डन को यहीं भूल गए थे, जो इस बात को लेकर थोड़ा ज़्यादा उदास है। तो आगे जाना है विजिट किंग से मिलने के लिए और रिपोर्ट देने के लिए इस मिशन के बारे में, जिसके लिए वो साथ में लेके जाते हैं चार्मी, फ्यूनरल और आस्था को भी। तो फ्यूनरल की मदद से लोग वहाँ जल्दी पहुँच जाते हैं और फ्यूनरल को छोड़कर चार्मी और आस्था को लेकर पहुँचते हैं कैप्टन यामी विजिट किंग के पास। तो वहाँ पर बातें होती है इस मिशन को लेकर और कई सारे लोग जो कि मारे गए उनको लेकर भी दुख जताया जाता है। और कैप्टन यामी ने काफ़ी बढ़िया काम किया है, उनका एक भी मेंबर मारा नहीं गया। और इसके अलावा एज अ विजिट किंग इनका फैसला सही था कैप्टन यामी को एक मैजिक नेट बनाने का, क्योंकि कैप्टन यामी यहाँ बाहर से आए थे, एक फॉरेनर थे, इस देश के नहीं थे। जिसके बाद भी जूलियस यानी कि विजिट किंग ने उनको ये मौका दिया, जो काफ़ी हद तक काबिल तारीफ है। और यहाँ पर उनकी एज हो चुकी है 28 साल, मतलब कैप्टन यामी की एज 28 साल हो चुकी है। तो अब इससे पहले की बात आगे बढ़े, यहाँ कोई और आगे बढ़ रहा है और वो लोग इस किंगडम से नहीं है। ये डायमंड किंगडम के लोग जो कि हमला कर रहे हैं क्लोवर किंगडम पर। तो सभी तरह के खतरनाक डायमंड किंगडम के लोगों को देखा जाता है जो कि अटैक करने के लिए बढ़ रहे हैं क्लोवर किंगडम के ऊपर। और उनको अपोज करते हुए डिफेंस में भी खड़े बहुत सारे क्लोवर किंगडम के लोगों को देखा जाता है, जहां बाकी के क्लोवर किंगडम के लोग एक बैरियर बिल्ड कर देते हैं अपने किंगडम के अराउंड। और ये यहाँ से वार करना शुरू करते हैं उनके ऊपर, जो वार वहाँ जा सकते लेकिन उनके वार अंदर नहीं आ सकते। लेकिन उन वारों को डॉच करके सामने आता है डायमंड किंगडम वाले शख्स का वार, जो कि होता है लाइटनिंग क्रिएशन मैजिक थंडरबर्ड वॉरियर एयर स्प्लिटिंग मैजिक बो। मतलब इतना लंबा नाम और निकलता है एक तीर धनुष, जिससे वार करता सीधा क्लोवर किंगडम की ओर, जिससे बैरियर के पार जाके इसके वार लगते हैं अलग अलग बिल्डिंग्स के ऊपर। और ये लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पे एक दादी माँ देखे जाते हैं, लेकिन वो दादी माँ नहीं, शायद कोई अंकल होते हैं जो कुछ बोल रहा होता है। पर सबके बाद बहुत सारे लोग और होते हैं जो कि अटैक करते हैं इसके ऊपर और इस किंगडम में दीवार को तोड़ के अंदर घुस जाते हैं और पूरी तरह से क्लोवर किंगडम पे हमला कर देते हैं, जहाँ बहुत सारे लोग जख्मी हो जाते हैं क्लोवर किंगडम के। लेकिन तभी सामने आते हैं क्लोवर किंगडम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक नेट स्क्वाड गोल्डन डॉन। और उनकी तरफ वो शख्स बढ़ रहा होता है जिसने की दीवार पे छेद किया था, और वो काफी एरोगेंट होता है क्योंकि उसे लगता है कि क्लोवर किंगडम वाले काफी कमजोर हैं। और उसके सामने आता है विंड मैजिक टोर्नेडो फैंग, जहां उसका सामना हुआ यूनो से और वो उसके वार से नहीं बच पाता। जहां गोल्ड डॉन वाले मामला संभाल तो रहे होते, लेकिन ये आसान नहीं होने वाला था क्योंकि उनका सामना हुआ था 8 शाइनिंग जर्नल्स से और काफी सारे सिपाही भी थे डायमंड किंगडम के उनके साथ। तो बाकी के मैजिक नाइट्स को जैसे क्रिम्सन लाइन अभी यहाँ नहीं है और सिल्वर ईगल्स भी अवेलेबल नहीं है। जब कैप्टन यामी हो जाने की सोचते हैं, जो अभी भी मिशन आए जो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है उनके लिए, लेकिन लास्ट टाइम मिशन में उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। तो भले ही विजिट किंग कितने भी चिंतित क्यों ना हो, कैप्टन यामी अभी यहाँ पे अपने फुल स्ट्रेंथ में, क्योंकि सब कुछ संभाला था ब्लैक बुल्स वालों ने, जहाँ पर वो सारे अनाड़ी मिलकर एक कमाल की लड़ाई दे जाते हैं और वो अनाड़ी साबित कर देते हैं कि हम किसी से कम नहीं। पर इस सब के अलावा वो गोल्ड डॉन के कैप्टन से कुछ शायद पूछताछ भी करना चाहेंगे या कुछ उसके बारे में जानना भी चाहते हैं, जिसके लिए वो निकलते हैं। जहाँ आस्था भी आने की जिद करता है, लेकिन वो जख्मी है इसलिए उसको लेके वो नहीं आ सकते। लेकिन चार्मी उसको बचाने का वादा करती है, जहाँ चार्मी अभी सिर्फ यूनो से मिलना चाहती है, इसलिए वो मान गई। और इस सब के अलावा गोल्ड डॉन के कैप्टन और वाइस कैप्टन को हम देख पाते हैं, जहाँ दिखता है लैंग्रेज जो कि छोटा भाई है फ्यूनरल का, और गोल्ड डॉन के कैप्टन जो यूज करने जा रहे हैं अपने मैजिक का। पर इस सबसे पहले हम बढ़ते हैं फ्यूनरल की ओर, जो कि फ्लर्ट कर रहा होता है लड़कियों से। लेकिन तभी पहुंचते कैप्टन यामी और आस्था विद चार्मी, जहाँ इन तीनों को देख के भाग जाती लड़कियां। पर उसका काम है अभी इन्हें किटन नाम की जगह पर ले जाना, जो कि इसी किंगडम का एक दूसरा हिस्सा है जहाँ ये हमले हो रहे हैं। और उस जगह यूनो लड़ रहा है डायमंड किंगडम के जर्नल से, जहाँ उसके ऊपर होता है वार बिजली का, लेकिन वो उसके अपने हवा वाली मैजिक से रोक कर उसी को डिफ्लेक्ट कर देता है, जहाँ उसकी ये वार उनके बैरियर्स तक को तोड़ देता है। जहाँ वो मौजूद दो जर्नल आपस में लड़ने लगता है कि मैं उससे लड़ूंगा, नहीं मैं उससे लड़ूंगा। पर कहानी के एक और फेज में गोल्ड डॉन्स भी अपना कमाल दिखा रही है, और साथ में उनके अलावा पैरेलली शाइनिंग जनरल भी अपना कमाल दिखा रहे हैं, और बहुत सारे पर्पल ऑर्कल के मैजिक नाइट्स को कैप्चर कर लिया उन लोगों ने, जो अपने कीचड़ या लसलसी चीज़ों सबको ट्रैप कर लेती है या कर लेता है। जिसके ओर बढ़ चुका है लैंग्रेज और अपने स्पेशल मैजिक से उसके हाथ का वो हिस्सा और साथ में उसके मैजिक को भी वो काट देता है, साथ ही पीछे का बैकग्राउंड का हिस्सा भी वो काट देता है। मतलब सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है लैंग्रेज। और इस सब के अलावा गोल्ड डॉन के कैप्टन अपनी जड़ें फैला रहे हैं हर जगह, जिसको एक समझदार और मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा कैरेक्टर है ये डायमंड किंगडम का, मतलब मेरे लिए, जो एक समझदार बंदा है जो भाप पाता है। और वो ये भी भाप पाता है कि इतने बड़े मैजिक को कास्ट वो खुद अपनी एनर्जी से नहीं कर रहा, उसके लिए वो आसपास के बाकी लोगों का माना भी इस्तेमाल कर रहा है, जिसको वो कास्ट करके सबको पकड़ सकता है। जहाँ बाकी के जर्नल उसकी इस बात को सुनते ही नहीं, क्योंकि वो लड़ने में लगे हुए हैं कि यूनो से वो लड़ेंगे, नहीं यूनो से वो लड़ेंगे। पर ये काफ़ी पीसफुल तरीका भी है वैसे इस जंग को ख़त्म करने का। तो अब फैसला इसके हाथ में कि इसको भागना है या उनको लेके चलना है, जो कि उसकी सुन ही नहीं रहे।
और तभी ये बड़ा सा मैजिक कास्ट होता है जिसके साथ बाकी सारे जो भी साथी थे उनके पकड़े जाते हैं स्पीडो की टनी टहनी या जड़ों में, जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। और सामने आता है वर्ल्ड ट्री मैजिक, ग्रेट मिस्टीरियन ट्री। और उसके बाद पहुंचता है कैप्टन यामी और उनकी टीम, जहाँ शायद इस समय वापस जाने का, क्योंकि सब कुछ तो हो ही चुका है। लेकिन नहीं, इन्हें देखना है जंग कैसे चल रही है और उसमें किसी लोगों को कोई मदद चाहिए हो तो उनकी मदद करनी है, मतलब नॉर्मल लोगों की, और मरना नहीं है। जहाँ कैप्टन यामी आगे बढ़ते हैं मिलने के लिए कैप्टन वेंजेंस से, और आस्था और उसकी टीम लोगों की मदद करती है बाहर निकलने में, जहाँ स्पेटल मैजिक के इस्तेमाल से फिनलैंड उन सबको बाहर निकालता है। अब जहाँ आस्था होता है उस तरफ लड़ाई देख पाते हैं हम यूनो और उस थंडर वाले शख्स की, मतलब बिजली और हवा साथ में दूसरे के खिलाफ लड़ रही है। जहाँ इस फाइट की थोड़ी देर और चलने के बाद यूनो यूज़ करता अपनी कमाल की शक्तियों का, और उसकी शक्ति ओवर पावर कर देती है उस शख्स को, जिससे वो यूनो के बार से टकरा कर हार जाता है, मतलब उसके बार के प्रहार से हार जाता है। जहाँ काफ़ी तगड़ा वार करता है यूनो उसके ऊपर अपने मैजिक से, लेकिन ओवरऑल यूनो जीत जाता है। और फिर वो मिलता है आस्था से और दोनों की राइवलरी देख पाते हैं हम यहाँ पर, जहाँ बाद में यूनो की टीम उससे मिलती है और यहाँ पे आस्था के हाथ में लगे चोट देखकर क्लॉस बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, पर वो है। अब इस सब के अलावा वो दूसरा जर्नल पहुंचता सीधा गोल्डन डॉन के कैप्टन के पास, जिसकी शक्ति थोड़ी इंप्रेसिव लगती है, और वो पकड़ लेता अपने मुट्ठी में गोल्डन डॉन कैप्टन कोर को मसलने जा रहा होता है। लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने मैजिक का इस्तेमाल किया था और उनके उस माना के इस्तेमाल से वो एक पेड़ के अंदर दब जाता है, और उनके इस कमाल के माना से या मतलब मैजिक से या स्पेल से वो हार जाता है। लेकिन तभी वहाँ पहुंचता है वो शख्स जो कि सबसे समझदार है इन सब में से, जो शायद वार कर सकते थे गोल्डन डॉन के कैप्टन के ऊपर, मतलब कामयाब भी हो जाता है। लेकिन तभी बीच में आ जाता है कैप्टन यामी, जिससे वो शायद पहले मिल चुके लेकिन उनको याद नहीं, पर उस शख्स को याद है जो अपनी छाती को दिखाता है जहाँ पर उन्होंने अपनी तलवार से वार किया होगा शायद। पर ओवरऑल वो अपने साथियों को लेकर वहाँ से निकल जाता है, और कैप्टन यामी यहाँ पर कुछ बात करना चाहते हैं कैप्टन वेजेंस से, और वो उनको देखना चाहते हैं बिना मास्क के। इस सब के अलावा आस्थाइनों की बातचीत चल रही होती है, और इस सब के बीच चार में अपना प्यार इजहार करते हुए, मतलब मन में रखकर थोड़ा सा इजहार करते हुए देती है यूनो को एक केक। पर जहाँ पे यूनो की स्पिरिट को ये बात पसंद नहीं आती और यूनो के स्पिरिट और चार्मे की लड़ाई हो जाती है, और यूनो मिलता है फिंडल से भी। लेकिन तभी वहाँ उसका भाई आ जाता है लैंगरीज, जो कि उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देता है, जिसने आज तक कोई लड़ाई नहीं जीती और कोई लड़ाई कभी की भी नहीं, क्योंकि उसकी मैजिक उसको अलाउ नहीं करती, या फिर वो शायद अपनी मैजिक से किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहता। और उसके अलावा उसका भाई है वाइस कैप्टन गोल्डन डॉन का, पर आस्था फिनल की बेइज्जती सह नहीं पाता और कहता है कि फिनल के अंदर कमाल का, जैसे कि उसने मदद की थी लास्ट टाइम अंडरवर्ल्ड टेम्पल में जीतने में बैटो के अगेंस्ट आस्था और ब्लैक बुल्स वालों की। लेकिन वो उसको भी कहता है कि तुम सिर्फ एक बार काम तो आए कम से कम। और आगे वो आस्था और चार्मी की बेइज्जती करना भी शुरू कर देता है कि तुम बच्चा का ख्याल रख रहे हो यहाँ पर फिंडल ये सुन नहीं पाता, जब वो कहता तुम मेरी बेइज्जती कर सकते हो, लेकिन ब्लैक बुल्स की बेइज्जती बिल्कुल नहीं। पर इस शांति को भंग करने पहुंचती हो दादी अम्मा या फिर दादाजी, जिसको कि पहले हराया था लैंगरीज ने, और अपनी शक्ति बढ़ाकर फैलाव में काफ़ी सारे लोगों को चपेट में ले लेते अपनी शक्ति की और बढ़ती वैसे लैंगरीज की तरफ, जिसको हराने के लिए लैंगरीज को उन सब लोगों को मारना पड़ सकता है। लेकिन वो उसे बिल्कुल नहीं जीत सकता, क्योंकि शायद अगर उसने इनको नहीं मारा तो और लोग भी मारे जा सकते हैं। पर आस्था ऐसा नहीं मानता, जहाँ वो भागता हुआ पीछे की तरफ जाता है, जहाँ चार्मी उसकी मदद करती है और अपने मैजिक से उसको एक जंप देती है, और वो उछलता हुआ उससे बढ़ता है इस शख्स की ओर, जहाँ फिल्डर अपने स्पेटल मैजिक का इस्तेमाल भी करता है उसकी हेल्प करने के लिए, और फिर वो अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड से इसके वार को काट देता है। और दूसरी ओर इसका वार दोबारा आस्था पे होने पर फिर दोबारा उसकी हेल्प करता है और साथ में दोनों मिलकर हरा देते हैं इसे, जहां आस्था अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड से इस पे वार करता है, जहां गिरते हुए आस्था की लैंडिंग में मदद करता है यूनो। और इस सब के अलावा फिंडल यहाँ कह देता है मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, लेकिन ब्लैक बुल्स गोल्डन डॉन को हरा के रहेगी। अब अगर गोल्डन डॉन और ब्लैक बुल्स की बात हुई है तो हम बढ़ते कैप्टन यामी और कैप्टन वेंजेंस की ओर, जहाँ कैप्टन यामी चाहते हैं कैप्टन वेंजेंस को बिना मास्क के देखना, लेकिन वो कहते हैं कि शायद तो मुझे मेरा चेहरा पसंद ना आए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा देखने लायक नहीं है। और वो भाप पाते कैप्टन यामी क्या सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि शायद वो आई ऑफ द मिडनाइट सन के कैप्टन है, जहाँ कैप्टन यामी बिल्कुल यही मानते कि उसकी कद खाटी, उसकी आवाज़ और यहाँ तक कि कुछ और चीज़ें भी उससे मैच करती है, जिसे वो कंफर्म करना चाहते हैं। जहाँ मास्क के हटते ही उनके चेहरे पर दिखते हैं बहुत सारे दाग, बहुत सारे झुलसने जैसे निशान, जो शायद उन्हें किसी जंग में नहीं लगे जैसा कैप्टन यामी को लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक कर्स चाइल्ड के तौर पर माने जाते थे, क्योंकि उनके चेहरे पर ऐसे निशान थे पैदाइशी, जिसे कोई मैजिक ठीक नहीं कर सकता था, और उनसे लोग डरते भी थे इसी चीज़ को लेकर, और कोई उनके नज़दीक भी नहीं जाया करता था। लगभग 8 साल तक वो ऐसे ही रहे, जो किसी नोबल के चाइल्ड थे। लेकिन इस सब के बाद उन्हें 4th सेकेंड रैल्म यानी कि बहुत ज़्यादा पीजेंट टाइप के रैल्म में रहना पड़ा,
पर बाद में उनके माता पिता के अमीर होने के वजह से उन्हें ले जाया गया उस जगह जिसके वो वारिस थे। पर वहाँ पे किसी ने सही से अपनाया ही नहीं। उनकी सौतेली माँ उनसे सही से व्यवहार नहीं करती थी और उन्हें काफ़ी अकेलापन महसूस करना पड़ा। पर ये सब कुछ बदला जब वो पहली बार मिले जूलियस से, यानी कि विज़र्ड किंग से, जिन्होंने उसके चेहरे को नहीं, उसके मैजिक, उसकी एबिलिटी को देखा, उसके अंदर के कमाल के पोटेंशियल को देखा, जो ऐसा मैजिक था जो पावरफुल था, सबको बचाने का काम आ सकता था और अपने अपने आप में ही काफ़ी कमाल का था। जब वो मैजिक नट तो बनना चाहते थे लेकिन अपने चेहरे को लेकर चिंतित थे। जहाँ जूलियस ने सोचा अगर तुम सही में टेंशन ले रहे हो तो वो एक मास्क बना के लाते हैं उसके लिए, जो मास्क उन्हें पसंद नहीं आते हुए भी शायद वो रख ही लेते। और इस फीलिंग के साथ वो मास्क अब तक उनके साथ है जो वो अभी भी पहनते। और इस तरह से वो मैजिक नाइट बने जाके अपने उनकी बातों में झूठ नहीं पकड़ पाते, कोई झूठ लगता ही नहीं। उनके चेहरे पे बने वो दाग किसी तरह का कोई मैजिक भी नहीं लगता, मतलब वो लिस्ट नहीं है, जो काफ़ी अजीब कॉन्सिडेंस है कैप्टन यामी के लिए भी सोच पाना। तो वो लिस्ट नहीं है और उसे माफ़ी मांग के आगे बढ़ते हैं हम लोग कैप्टन यामी के साथ। तो आगे आस्था, यूनो, फ्यूनल, बाकी सब अपनी जगह पर निकल जाते हैं, जहाँ पर बाद में लैंगरिस कहता है कि तुम्हें ऐसे लोगों के साथ नहीं घूमना चाहिए यूनो को, क्या तुम एम्बेरस फील नहीं करते? पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यूनो को, वो अपना राइवल मानता आस्था को, जिससे लैंगरिस उनकी काफ़ी हंसता भी है। लेकिन सच में एक सच्चा दोस्त यही होता है जो आपको हर तरह से वैसा ही समझे जैसा उसने शुरू में समझा था, अपने सिचुएशन के हिसाब से बदले ना। और बातों बातों में कह देता है कि वो बनना चाहता है विज़र्ड किंग, जहाँ लैंगरिस को लगता है कि पीजेंट कुछ भी बोल देते हैं। पर यहाँ कोई रूल नहीं है कि पीजेंट विज़र्ड किंग नहीं बन सकते। तो पहले वो बनेगा मैजिक नाइट अपने टीम का, मतलब गोल्डन का, और फिर बनेगा विज़र्ड किंग, जहाँ पर एक चैलेंज लग जाता है इस तरह से लैंगरिस और यूनो का, क्योंकि लैंगरिस वाइस कैप्टन है जहाँ पर कैप्टन बनने में ज़्यादा उसी का है फिलहाल। पर वहीं जिन लोगों ने हमला किया था क्लोवर किंगडम पे, वो पहुंच चुके अपने किंगडम में, जहाँ डायमंड किंगडम वाले सब कुछ भाप कर सुनकर समझ पाते हैं और नई पीढ़ी तैयार है लड़ने के लिए इन लोगों से, क्योंकि वो है अलग, अलबेले, ज़्यादा ताकत पर पुरानी पीढ़ी से, क्योंकि वो शायद हाइब्रिड है और किसी भी तरह से हराना चाहते हैं इन लोगों को। तो इस सब के साथ हम मिलेंगे डायमंड किंगडम वालों से आगे आने वाले एपिसोड में। तो यही था आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो से रिलेटेड अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। मतलब अब हमें सब्सक्राइबर चाहिए बहुत ज़्यादा, 500 का हम काफ़ी करीब है, तो 1000 तो करा ही दीजिए। तो वैसे उस वीडियो को लाइक भी कर देना, मतलब सब कुछ पहले बोल चुका हूँ। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।